नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूँ आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। इस एपिसोड में हम समझेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। मांग के नियम क्या हैं, मांग का नियम किस प्रकार से इन्फ्लुएंस होता है, उनकी मान्यताएं क्या हैं, और हम यहाँ पे कर्व के माध्यम से पढ़ेंगे, मांग वक्र के माध्यम से पढ़ेंगे कि मांग किस प्रकार से शिफ्ट होता है। मांग का नियम क्या कहता है, पहले वो देख लेते हैं। मांग का नियम बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है तथा कीमत में वृद्धि होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होती है। तो मांग का नियम वो उपभोक्ता के व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि कोई भी वस्तु जो मांगी जा रही है, तो यदि कीमत में परिवर्तन होती है, यानी कीमत में परिवर्तन, कीमत का कम होना या कीमत का बढ़ना, तो अगर कीमत कम होगा तो मांगी गई मात्रा बढ़ा दी जाती है, और अगर कीमत ज़्यादा होता है तो मांगी गई मात्रा घटा दी जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, टमाटर की बात करेंगे। टमाटर अगर 8 से 10 रुपये केजी है, चलो 10 रुपये केजी अगर टमाटर है तो लोग 2 या 3 केजी खरीद लेते हैं, लेकिन वही 80 रुपये केजी अगर टमाटर हो तो लोग आधा केजी खरीद के लेके आएंगे। बताना ये चाह रहा है कि प्राइस जब कम था, यानी कि 10 रुपये था, तो हमने अपने मांग को बढ़ा दिया, हमने अपने डिमांड को बढ़ा दिया, और जब मेरा प्राइस बढ़ गया तो हमने अपने डिमांड को घटा दिया। इंग्लिश में लिखा कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेज विथ अ फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस विथ अ राइज इन प्राइस। यानी कि जैसे ही प्राइस हमारा घटेगा हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, और जैसे ही प्राइस हमारा बढ़ जाएगा हम उसकी डिमांड को घटा देते हैं। लेकिन ये नियम तभी फॉलो हो पाएगा, ये नियम हम तभी पढ़ पाएंगे, या फिर इस नियम की आवश्यकता जो होती है वो तभी सार्थक हो पाएगी जबकि हम इसके एजम्पशंस को लेकर के चलें। एजम्पशंस मतलब मान्यताएं। कुछ चीज़ों को मानना पड़ेगा तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाती है। जैसे सबसे पहले कहा कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। मेरा जो कंज्यूमर है, या फिर हम मान लिया जाए कि एक कंज्यूमर है, अगर मेरे इनकम में चेंजिंग आ जाती है तो फिर उसका रेट बढ़े या घटे कोई मतलब नहीं होगा, उसको लेंगे ही लेंगे। दूसरी बात है कि उसकी रुचि में, स्वभाव में, पसंद में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर्स टेस्ट, नेचर एटसेट्रा शुड रिमेन कांस्टेंट। यानी कि अगर उसकी रुचि बदल जाती है, वो अगर कुछ नया ट्राई करता है, और नया ट्राई करने के चलते क्या होता है कि प्राइस अगर वो बढ़ा भी होगा तो उसे चाहिए। आज कोरोना का माहौल है, आप शराब के बारे में जान रहे होंगे कि शराब पे 75% टैक्स बढ़ा दिया गया है, लेकिन चूंकि वो लोगों को पसंद है, वो लोग उसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो जिस कारण से कि 75% प्लस होने के बाद भी वो उसे ले रहे हैं लाइन लगा के लंबी। तो उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। वो चेंज होगा तो प्राइस कितना भी रहे उसे खरीद ही लेता है। किसी नवीन स्थानापन्न वस्तु का उपभोक्ता को ज्ञान नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर रिमेन अननोन विद न्यू सब्स्टिट्यूट्स। मार्केट में अगर किसी कमोडिटी की, किसी भी वस्तु के लिए कोई अगर दूसरा सब्स्टिट्यूट आ गया है, सब्स्टिट्यूट का मतलब मैंने पिछली बार बताया था, स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम एक दूसरे के बदले यूज करते हैं। तो कोई भी अगर हम यूज कर रहे हैं कोई भी सामान, और अगर उससे सस्ता मार्केट में अवेलेबल है तो हम वहाँ पे चले जाते हैं। इसलिए कहा कि मार्केट में कोई नई चीज़ आई है, इसके बारे में उपभोक्ता को, यानी हमारे कंज्यूमर को आइडिया नहीं होना चाहिए, उसको उसका नॉलेज नहीं होना चाहिए। अगली बात है कि भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना भी नहीं होनी चाहिए। भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन का मतलब ये होता है, जैसे अगर लोगों को पता चलता है कि पेट्रोल की रेट बढ़ने वाली आज रात से, लोग पेट्रोल पंप में लंबी लाइन लगा देते हैं। अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि उसकी प्राइस बढ़ेगी तो आज के ही डेट में लोग डिमांड उसकी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। तो यहाँ पे फ्यूचर में अगर उसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है या फिर नहीं घट रहा है तो वो डिमांड का रूल फॉलो कर पाएगा। अगर प्राइस घटने लगेगा तो आज उसकी डिमांड को लोग कम कर देंगे, अगर प्राइस बढ़ने लगेगा तो आज ही के डेट में उसकी डिमांड ज़्यादा कर लेंगे लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों, मतलब वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की ओर क्यों आता है। छोटा सा फिगर हम यहाँ पे देख रहे हैं।
आप देखिए कि ये डिमांड कर्व है वो जो कि नीचे की ओर आ रहा है, तो बाएं से दाहिने ये नीचे की ओर आ रहा है। आगे जाकर के इसे और भी हम अच्छे रूप से पढ़ेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, वो डाउनवर्ड ही क्यों होता है, उसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? तो पहली बात यह है कि हम फॉल करते हैं घटती सीमांत उपयोगिता नियम पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी कमोडिटी के अगले यूनिट को यूज करते हैं तो आपकी यूटिलिटी धीरे धीरे गिरते गिरते माइनस में निगेटिव चली जाती है फिर। तो इसे ही हम कहते हैं घटती सीमांत उपयोगिता का नियम या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहला जो रीजन होता है डिमांड के डाउनवर्ड होने का, जो अपना डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व के डाउनवर्ड होने का सबसे पहला रीजन है कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती चली जाती है। मांग का नियम घटती सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता द्वारा वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने पर वस्तु की सीमांत इकाइयों की उपयोगिता है क्रमशः घटती चली जाती है। Law of demand is based on law of diminishing marginal utility. According to it, marginal utility of goods diminishes as an individual consumes more unit of a good. एक जो कंज्यूमर है अपना, एक जो उपभोक्ता है अपना, अगर वो किसी एक कमोडिटी की एक और यूनिट को यूज करता है तो जितना ज़्यादा वो यूज करता चला जाएगा उतनी ही उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती चली जाती है। हमने इसे पहले के भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो पहली तो बात होती है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के चलते डिमांड कर्व जो होता है वो नीचे की ओर आता है। दूसरी बात होती है कि क्रय शक्ति में वृद्धि या फिर आय का प्रभाव। दूसरी बात होती है क्रय शक्ति में वृद्धि या फिर आय का प्रभाव। क्रय शक्ति में वृद्धि का मतलब है अगर आपकी इनकम बढ़ जा रही है तो आप उन चीज़ों को भी परचेज कर पा रहे थे जिसमें कि आप जो लोअर इनकम पे आप जिसे आप परचेज नहीं कर पा रहे थे। तो इस चीज़ को यहाँ पे कैसे कहा कि वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण उपभोक्ता पहले किए जाने वाले कुल व्यय में ही अब वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है। इस प्रकार वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु का अधिक क्रय संभव हो जाता है। यही मांग का नियम है। इसके विपरीत वस्तु की कीमत वृद्धि के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में कमी होती है जिसके कारण वस्तु का उपभोग घट जाता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। एट लोअर प्राइसेस मोर गुड could be purchased. On the contrary, when price of a good increases, real income of consumer decreases due to which his consumption decreases. मतलब क्या कि वस्तु की जो कीमत होती है, वस्तु की कीमत में अगर कमी होगी, यहाँ पर हमने कहा कि भाई हम आय प्रभाव को डील कर रहे हैं, क्रय शक्ति में वृद्धि हमारी हो जाती है अगर हमारा इनकम बढ़ जाता है। तो वैसी स्थिति में अगर हमारी इनकम बढ़ जा रही है तो हमने जो पहले जो खर्च किया उसी पर हम अधिक मात्रा परचेज कर सकते हैं, और वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है तो फिर उसके क्रय को भी करना संभव होता है। बढ़े हुए कीमत पर भी हम ज़्यादा ले सकते हैं। आय हमारी अगर कम होती है तो हम उस चीज़ को कम परचेज करेंगे, आय हमारी ज़्यादा होगी हम उस चीज़ को ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। अगली बात है प्रतिस्थापन प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि हम एक वस्तु को छोड़ करके, किसी भी कमोडिटी को छोड़ करके अगर कोई उसका सब्स्टिट्यूट है तो हम उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। कहा कि जब एक ही आवश्यकता की पूर्ति दो या दो से अधिक वस्तुओं से संभव होती है तब अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर होने की दशा में एक वस्तु की कीमत का परिवर्तन मूल वस्तु के उपभोग में इसलिए परिवर्तन कर देता है क्योंकि उपभोक्ता मूल वस्तु एवं स्थानापन्न वस्तुओं के प्रयोग अनुपात में परिवर्तन कर देता है। Whenever there is change in the relative prices of goods, the rational consumer will be induced to substitute the relatively dearer commodity by buying the cheaper one. मतलब क्या है कि अगर किसी भी कमोडिटी का अगर कोई सब्स्टिट्यूट हमारे पास अवेलेबल हो और वो पहला प्रोडक्ट जो है उसके प्राइस अगर बढ़ा दिए जाते हो तो हम आसानी से दूसरे प्रोडक्ट की ओर जंप कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि पहले वाले प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे चाय और कॉफ़ी का एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर चाय की कीमत में वृद्धि होती है यानी कि चाय की कीमत बढ़ जाती है और कॉफ़ी वहीं रहता है। चाय पहले 10 रुपये था और कॉफ़ी भी 10 रुपये था। अभी अगर चाय की कीमत 15 रुपये हो जा रही है, कॉफ़ी तो 10 रुपये का ही है, तो कोई भी जो चाय को पी रहा था वो चाय को छोड़ देगा और कॉफ़ी की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 15 रुपये लग रहे हैं और वहाँ वो 10 में ही हमको मिल जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब वो अपने सब्स्टिट्यूट को
यानी उस कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट को जब वो अडॉप्ट कर लेता है तो पहले वाले गुड्स की जो डिमांड होती है वो खुद ब खुद कम हो जाती है। अब ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के चलते भी कम हो रहा है, इसलिए वो ऊपर से नीचे की ओर ढलवा होता है, यानी हम कहते हैं स्लोप्स डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट, बाएं से नीचे दाहिने की ओर आता है वो। अगली बात जो कही गई है इसमें, अगला जो रीजन दिया गया है वो है उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन। हम ये पढ़ रहे हैं कि क्यों डिमांड कर्व जो होता है वो नीचे की ओर आता है, यानी कि वो उसका ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, या फिर इंग्लिश में कहें डाउनवर्ड स्लोप उसका क्यों होता है। चौथा जो रीजन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन, चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु का कुछ ऐसे उपभोक्ता भी उपभोग करने लगते हैं जो आरंभ में ऊंची कीमत के कारण उपभोग करने में असमर्थ थे। ऐसी दशा में वस्तु की मांग बढ़ जाती है। When demand decreases, number of consumer increases as cheaper goods can be purchased by many consumers. That is, even those consumers start purchasing goods which are not using it earlier due to high prices. मतलब ये कहना है कि अगर किसी भी कारण से कीमत कम होता हो तो उससे क्या होता है कि वैसे भी कंज्यूमर उसको यूज करना शुरू कर देंगे जो पहले उसको यूज नहीं करते थे, शायद उसकी बढ़ी हुई कीमत के कारण। तो अब क्या है कि अब उसमें नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ेंगे तो जिस पार्टिकुलर कमोडिटी का वो डिमांड कम कर देंगे उसके लिए स्लोप डाउनवर्ड हो जाएगा। अब पढ़ते मांग के नियम के अपवादों को, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। पहली बात कि भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना, एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइस। अगर फ्यूचर में ये पता चले कि किसी भी पार्टिकुलर कमोडिटी का रेट बढ़ने की संभावना है, उसके कीमत में वृद्धि की संभावना है, तो लोग अभी के टाइम में या आज के टाइम में उसके डिमांड को ज़्यादा कर देते हैं। मैंने पेट्रोल का एग्जांपल लिया, जैसे ही कीमत पता चलती है कि रात के 12 बजे के बाद कीमत बढ़ने वाली है, लोग पेट्रोल पंप में लंबी लाइन लगा दिया करते हैं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं जो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे प्रेस्टिजियस गुड्स में आते हैं। उनकी कीमत बढ़े घटे मतलब नहीं है, लोग खरीदते ही खरीदते हैं, ऊंचे दाम पे भी खरीदते हैं उसको लोग। उपभोक्ता की अज्ञानता, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। कई बार क्या होता है क्या कि कंज्यूमर को पता नहीं होता ये गुड्स हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, इस कारण से वो उसे परचेज नहीं कर पाता या फिर वो परचेज ज़्यादा कर लेता है। फिर गिफिन का पैराडॉक्स, हमने गिफिन के बारे में पढ़ा था कि गिफिन गुड्स कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनको ज़्यादा इन्फीरियर हम कहा करते हैं, और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो देखा गया था कि ब्रेड और मटन दोनों के रेट सेम थे, लेकिन वो ब्रेड जो कि इन्फीरियर क्वालिटी के विट से बना हुआ था उसकी कीमत ज़्यादा हो जा रही थी, फिर भी लोग उसके डिमांड को ज़्यादा कर रहे थे और मटन को लोग कम यूज कर रहे थे। तो कई बार ऐसे होता है कि जब इमरजेंसी पीरियड जब आता हो तो दैट टाइम में इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स की भी ज़्यादा हम वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। अभी हमने मांग के नियम को पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और कैसे इन्फ्लुएंस होता है हमारा डिमांड कर्व, कैसे इन्फ्लुएंस होगा, किन किन चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस होता है और क्यों वो उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है। अभी हम डील करेंगे कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ा देते हैं लोग, प्राइस ज़्यादा होता है तो किसी भी पार्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड घटा देते हैं लोग। तो कब कहेंगे कि कीमत जो वो बढ़ा उसके चलते मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हुआ या पूरे मांग में परिवर्तन हुआ। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का मतलब क्या होता है। मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं इसे इंग्लिश में। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन सबसे पहले मैं बताऊं कि वो प्राइस से कंसर्न होता है। जब केवल प्राइस को और डिमांड को देखेंगे, डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी, यानी केवल वस्तु की कीमत और वस्तु के मांग को देखेंगे तो हम वो मांग नहीं बल्कि मांगी गई मात्रा कहते हैं उसे। यानी कि जब कभी भी कीमत में परिवर्तन के चलते मांग में परिवर्तन हो तो उसे हम मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहते हैं, ना कि पूरे मांग में परिवर्तन कहा जाएगा उसे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि कीमत में परिवर्तन जब होती हो तो हम कहते हैं कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हुआ है। हमने पढ़ा हुआ है कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों में एक है वस्तु की कीमत और बाकी और भी चीजें आती हैं
संबंधित वस्तु या गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें केवल कीमत की बात करेंगे, यानी कि किसी भी कमोडिटी का केवल प्राइस बढ़ने या घटने से हमारी जो मांग में परिवर्तन होगी, ऑब्वियसली वो मांग में नहीं बल्कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। और जब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो तो मेरा डिमांड कर्व जो होगा उसका हम नाम देंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या फिर एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, यानी मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। आगे हम इसे डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे कि क्या है ये एग्जैक्टली और क्यों है। तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का मतलब होता है मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व, और ये दो तरह से हो सकता है, या तो एक्सटेंशन होगा या तो इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन केवल कीमत के चलते होता है। आगे हम समझेंगे कि मांग में परिवर्तन क्या हुआ फिर। तो मांग में परिवर्तन कीमत के अतिरिक्त जितने भी तत्व होते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, जब उनमें कोई परिवर्तन होगा तो इस कारण से पूरे मांग में परिवर्तन हो जाएगी। पिछले टॉपिक को अगर देखें तो जब प्राइस में जब चेंजिंग आती है, कीमत में जब परिवर्तन होता है, तो वो किसी एक व्यक्ति से कंसर्न होगा। कोई एक व्यक्ति ही अपनी मात्रा को घटाएगा या फिर मात्रा को बढ़ाएगा, इसलिए उसे कहा कि मांगी गई मात्रा, वो जो मांग रहा है। और मांग में परिवर्तन का मतलब क्या होगा कि जब बाकी चीज़ों के परिवर्तन होने से, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं के मूल्य हो गए, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई, टैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज होते हैं कंज्यूमर के, उन सभी के चेंज होने से जो मेरे मांग के वक्र पे यानी कि डिमांड कर्व पे जो शिफ्टिंग वगैरह होगी, यानी जो चेंजेज होंगे, उसे हम कहेंगे चेंज इन डिमांड। और ये दो तरह से होता है, इसमें पूरी तरह से डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, तो या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा जिसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, यानी मांग में वृद्धि कहेंगे या फिर दाईं ओर खिसकना कहेंगे उसे। और या तो फिर हम कहेंगे मांग में कमी या बाईं ओर खिसकना, डिक्रीज इन डिमांड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। हमने कहा कि इसे हम एग्जाम्पल से भी और अच्छे से समझेंगे, आगे के टॉपिक में हम इसे ही डील करने वाले हैं। तो मैं फिर से बता दूं कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन जो होता है वो कीमत के कारण होता है, और मांग में परिवर्तन मतलब कि कीमत को छोड़ करके बाकी जितने भी तत्व जो मांग को निर्धारित करने वाले हैं, वो उनके चलते, उनके बढ़ने से या घटने से हमारे डिमांड पे पूरी असर पड़ जाती है। आइए अब डील करते बारी बारी से कि मांग का विस्तार क्या होगा। हम पढ़ रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। तो उसमें हमने पढ़ा कि भाई मांग का विस्तार होता है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो हमने इसमें बताया कि प्राइस के बढ़ने से, जब प्राइस मेरा बढ़ेगा या फिर प्राइस मेरा घटेगा, तब ये स्थिति आती है जबकि एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कहा कि अन्य बातों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है, मतलब कि प्राइस कम होगा और हम डिमांड बढ़ा देंगे, तब उपभोक्ता अपने उसी मांग पर दाएं या नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। इस स्थिति को हम मांग का विस्तार कहते हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन more quantity of a good is demanded due to price decrease, then consumer transfers to right on the same demand curve. This situation is called extension of demand. एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। हमारे पास एक शेड्यूल दिया हुआ है, हमारे पास प्राइस जब 5 है तो दैट टाइम में डिमांड 10 है, और प्राइस जब हमारी कम हो जा रही है 3, तो दैट टाइम में डिमांड हमारा 20 हो जा रहा है। तो अगर इस चीज़ को हमको शो करना होगा डायग्राम में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वाई एक्सिस है, आप उसमें हमेशा प्राइस को दिखाते हैं और एक्स एक्सिस में हमेशा आप डिमांड को दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिमांड है 10-20, तो 0 to 10-20 यहाँ ऐसे चल रहा है। एक सिम्बोलिकली मैंने इसे बनाया है, यहाँ 3 to 5 है और यहाँ 10 to 20 चल रहा है। तो जब 5 था मेरा, जब मेरे प्राइस 5 थे, तो ये जा रहा है इसका डिमांड, ये पॉइंट ए जो है वो दिखा रहा है कि जब 5 का था प्राइस, तो डिमांड हम 10 का कर रहे थे, तो ये एक बनेगा। और फिर जब 3 का था तो 20 हो गया, तो 3 आप देख रहे हैं यहाँ से बी पॉइंट पे आ रहा है ये। अब फ्रॉम ए टू बी जो इसका आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा आगे बढ़ गया है, तो ए टू बी जो जाएगा उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। हमने डिमांड को बढ़ा दिया, जब मेरा प्राइस यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है, जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड प्लस यानी कि बढ़ गया।
प्राइस जब कम हुआ, डिमांड मेरा बढ़ गया, और इसे हम कहते हैं कि वो राइट में जा रहा है, वो नीचे की ओर आ रहा है। और ये चीज़ जो होता है जिसे हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं, वो एक ही डिमांड कर्व के ऊपर होगा, अलग से हम डिमांड कर्व उसके लिए प्रेजेंट नहीं करेंगे। एक ही डिमांड कर्व पे जब वो नीचे की ओर आएगा हम कहते हैं एक्सटेंशन। आप देख सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। और अगर इसी चीज़ को हम कॉन्ट्रैक्शन में देखने की कोशिश करें कि मांग का संकुचन क्या होगा, मैं फिर से बता दूं कि प्राइस के बढ़ने या घटने से कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सटेंशन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? अन्य बातों के समान रहने पर, जब वस्तु की कीमत अधिक हो जाने के कारण वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाए, तब उपभोक्ता अपने उसी मांग वक्र पर बाईं ओर यानी ऊपर की ओर स्थानांतरित होता है। इस स्थिति को मांग का संकुचन कहते हैं। When due to increase in price of goods, demand of goods decreases, and as a result, consumer move to left or upward along the same demand curve, this situation is called contraction of demand. Contraction of demand वो स्थिति होती है जब वस्तु की कीमत, वस्तु का जब मूल्य बढ़ जाता है, तो मूल्य बढ़ने से उसके मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है, यानी कि सिंपल सी बात है, मूल्य बढ़ेगा तो कम मांगेगा। एक एग्जांपल लेकर के इसको हम डील करते हैं कि px हमारे पास 3 है, दैट टाइम में dx था 20। प्राइस जब 3 रुपये है तो हमने 20 की डिमांड करी, 20 हमारा डिमांड है, और प्राइस जब हमारा 5 है तो हमारी डिमांड चल रही है 10 की। सिंबॉलिकली जब इसे लेंगे तो आप देख सकते हैं 5 और 3 यहाँ पे, 10 और 20 यहाँ पे। जब 3 पे था तो आप देखिए कि यहाँ से लेकर के हम पॉइंट ए पे आए थे 20 पे, 3 पे 20, 5 जब आया तो ये 10 हो गया। आप देख सकते हैं कि ये 3 to 5 यानी 3 पहले था, 5 फिर बाद में हुआ, तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है प्लस का साइन, और ये 20 से जब 10 पे आ गया तो माइनस का साइन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और अब ये ए टू बी, ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा और ये राइट ना होकर के ये लेफ्ट में आएगा। पहले नीचे था और राइट की ओर जा रहा था, मतलब इधर जा रहा था, और अभी वो लेफ्ट की ओर जा रहा है, इधर की ओर आ रहा है। तो इस कारण से हम इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया 20 से वो 10 चला गया। 20 से 10 चला गया मतलब संकुचन उसमें हुआ, यानी कि वो सिकुड़ गया, ऐसे कह सकते हैं। नॉर्मली इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो जब हम एक्सटेंशन की बात करेंगे तो दैट टाइम में मेरा प्राइस घटता है और डिमांड बढ़ जाता है किसी एक पार्टिकुलर बंदे की। और जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो दैट टाइम में प्राइस बढ़ जाता है और डिमांड घट जाता है। तो ये दोनों सिचुएशन में मांगी गई मात्रा में परिवर्तन यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम उसे कहते हैं। सिंपली कहा जाए तो प्राइस से कंसर्न्ड होकर अगर हमारा डिमांड घटता है या बढ़ता है तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। या तो वो एक्सटेंशन होगी उसकी या फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जबकि मूल्य बढ़ जाए, कीमत बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाता है और डिमांड अपना कम कर लेते हैं लोग। और एक्सटेंशन तब होता है जबकि प्राइस घट जाता है और लोग अपने डिमांड को बढ़ा देते हैं। ये किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात होती होगी। आइए अब समझते हैं मांग में वृद्धि के बारे में कि मांग में वृद्धि यानी मांग में परिवर्तन कैसे होगा। जैसा पहले बताया जा चुका है कि कीमत के चलते मांग का संकुचन या फिर मांग का विस्तार होता है और अन्य बातों के चलते मांग में वृद्धि हो सकती है या फिर मांग में कमी होती है। अन्य बातें कहा कि जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा अथवा ऊंची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो इसे मांग में वृद्धि कहते हैं। ऐसी स्थिति में मांग वक्र का बाएं से दाईं ओर स्थानांतरण हो जाता है, मतलब वो बॉडीली शिफ्ट होगा। उसी कर्व के ऊपर नीचे वो नहीं करेगा, यहाँ पे बॉडीली शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए कहा कि दाईं ओर स्थानांतरण होता है। When due to factors other than price of goods, more quantity of good is purchased at that price or same quantity of good is purchased at higher prices, it is called increase in demand. In this case, the entire demand curve shifts upward from left to right. ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे समान कीमत है और अधिक मांग, दो बातें कही गई है। ऊपर में ये कहा गया कि जब मूल्य स्थिर हो किसी और चीजों के चलते समान कीमत पर, यानी कि प्राइस वही रहेगा, और हम अगर डिमांड करते हो तब की स्थिति क्या होगी, और
अगर प्राइस बढ़ गया और डिमांड वही रह गया तब की स्थिति क्या होगी। फिर से ध्यान देंगे, हम बात कर रहे हैं प्राइस की और डिमांड की बात कर रहे हैं कि सेम प्राइस पे मेरा प्राइस चेंज नहीं हुआ है और अगर लोग एक्सेस डिमांड कर दे यानी ज़्यादा डिमांड कर दे या प्राइस बढ़ गया हो और डिमांड को कांस्टेंट रखे, डिमांड में कोई चेंजिंग ना हो, तो किस प्रकार से कर्व बनेगा। पहले हम लेंगे सेम प्राइस मोर डिमांड यानी समान कीमत और अधिक मांग। प्राइस 10 का 10 ही आप देख सकते हैं यहाँ पर और डिमांड जो है वो 5 से 10 आ गया। पहले 10 रुपये में 10 का डिमांड था, अभी 10 में 10 का डिमांड आ गया, तो फिर स्थिति क्या बनेगी, प्राइस सेम रहेगा। हमने कहा कि वाई एक्सेस पे हम प्राइस को दिखाएंगे और एक्स पे हमारा वो गुड्स होगा, तो वाई पे कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 और डिमांड को दिखाने के लिए 5, 10, हमने 15 ऐसे करके लिया हुआ है। तो जब फर्स्ट फेज में जब 10 रुपये का था तो हम 5 लेते थे, सेकेंड फेज में 10 रुपये का ही है लेकिन हम उसको 10 ले रहे हैं। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ से यहाँ ये है डी और ये है D1 और D1, बॉडीली ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, डिमांड कर्व यहाँ से आगे घसक गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर चला गया, तो इस पूरे सिस्टम को कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और अगर दूसरी बात ये ले कि हम प्राइस अधिक कर देते लेकिन डिमांड कांस्टेंट रहेगा, मोर प्राइस एंड सेम डिमांड, ऐसे सिचुएशन में प्राइस आप देख सकते हैं कि प्राइस है 5, 10 खरीद रहे थे लोग, प्राइस है 10, अभी 10 हो गया तो भी 10 खरीद रहे लोग, मतलब देयर इज नो एनी चेंज इन डिमांड, ओनली प्राइस हैज चेंज्ड। तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लेंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है तो हम इसे 5 और 10 ले लेंगे और डिमांड यहाँ पे केवल 10 रहेगा। तो 5 to 10 आप देख सकते हैं कि जब 5 था 10 यहाँ पर आया और जब वो 10 हो गया फिर 10 पे आ रहे लोग, तो A to B, इस स्थिति में भी डिमांड कर्व जो है वो बॉडीली शिफ्ट हुआ है राइटवर्ड, तो इसे हम इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। मतलब इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड के इंक्रीज करने की दो दशाएं हैं। पहली बात तो ये कि सेम प्राइस हो, दूसरी बात है कि मोर प्राइस हो, यानी उसी मूल्य पर या उससे ज़्यादा मूल्य पर, इस दोनों स्थिति में डिमांड बढ़ता ही बढ़ता है। तो अब हम बात करेंगे मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड। इसमें क्या कहता है कि जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से उसी कीमत पर कम मात्रा, प्राइस सेम रहेगा लेकिन डिमांड कम हो रहा है, या कम कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है, तो मांग में कमी कहते हैं। इस स्थिति में मांग वक्र दाएं से बाएं, लेफ्टवर्ड, वो राइट टू लेफ्ट स्थानांतरित होता है, अथवा मांग वक्र नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। इसे पढ़ते हैं when due to factor other than price less quantity of good is demanded at that price or same quantity of good is demanded at less price, it is called decrease in demand. In this case the entire demand curve shift downward to the left of the initial demand curve. यहाँ पर बात बताई जा रही है कि मांग में कमी कैसे होती है। तो मांग में कमी दो तरीकों से होगी, दो कारणों से होगी, या तो सेम प्राइस था या प्राइस कम हो गया था। हमने जब पढ़ा कि मांग में वृद्धि होती है यानी इंक्रीज इन डिमांड, तो हमने पढ़ा सेम प्राइस पे और ज़्यादा प्राइस पे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे सेम प्राइस पे और लेस प्राइस पे। तो सेम प्राइस है और हमने डिमांड कम किया, सेम प्राइस लेस डिमांड, कीमत वही है, हमने डिमांड कम कर दिया, तो प्राइस 10 है और TX जो है यानी कि डिमांड 10 to 5 हो जा रहा है। जब इसे हम यहाँ सिंबॉलिकली जब लेंगे तो क्या 5 to 10 यहाँ पे दिखाया जा रहा है गुड्स का, और ये दिखाया जा रहा है Y, प्राइस को दिखाता है। तो जब 10 रुपये का था तो पहले 10 पे थे, फिर 10 रुपये का हो गया, हमने अपने डिमांड को कम कर दिया, तो फर्स्ट वाला जो है ये रहा D जिसपे कि पॉइंट A आ रहा है, और सेकेंड वाला है D1 जो कि पॉइंट B पे आ रहा है। आप देख सकते हैं कि डिक्रीज हुआ है डिमांड, क्योंकि पहले था वो 10 पे था और अभी 5 पे आ गया है। तो आप ये जो एरो दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि वो बैकवर्ड हो गया, पीछे। दूसरा कंडीशन ये होता है कि हमारे पास लेस प्राइस होगा और सेम डिमांड होगा। तो जब लेस प्राइस हो यानी कि प्राइस कम हो जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर PX है 10 और फिर 5 हो गया, मतलब कम हो गया। तो दैट टाइम में लोग डिमांड को इक्वल ही रखे हुए था, डिमांड में कोई चेंजिंग नहीं आई। सिंबॉलिकली देखिए 5 और 10 ये प्राइस का और ये 10 केवल डिमांड का। तो पहले वो 10 था,
ये स्थिति पॉइंट ए पर, और प्राइस जब कम हो गया 10 ही रहा तो नीचे की ओर ये बी पर। आप देख सकते हैं एरो डाउन एरो दिखाता है क्या कि वो कमी आ रही है, हम इसे कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड, और ये राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जा रहा है बॉडीली। तो जब कभी भी मांग में कमी होती है या फिर मांग में जब वृद्धि होती है, चेंज इन डिमांड हम जिसे कहते हैं, तो वो अदर फैक्टर्स यानी प्राइस से अलग चीजें उनको लेकर चलता है, और ये टोटली इसका बॉडीली शिफ्ट होता है। मतलब ये पूरी तरह से शिफ्ट होगा या तो राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। जब मांग में वृद्धि होगी राइटवर्ड चला जाएगा, जब मांग में कमी होती है वो लेफ्टवर्ड आ जाता है। दूसरी बात ये होती है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कोई एक पार्टिकुलर बंदा वो अपने प्राइस के चलते अगर वो डिमांड को कम या अधिक कर रहा है तो हम उसे चेंज इन डिमांड कहते हैं, और उसमें एक्सटेंशन यानी कि विस्तार, उसमें एक्सटेंशन यानी विस्तार और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन होता है। तो इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।